फ्रेंड्स, मैं PS चौहान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सम्मुख आया हूं और आज की ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जिसमें जो तीसरी यूनिट है जो दूसरी यूनिट है ज्योग्राफी, जिसे भूगोल कहते हैं, उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर दिया गया है भारत, आकार और स्थिति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो बच्चे चैनल से जो पहली बार जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पास ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। ये वीडियो जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो और ही अधिक यूजफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की जो बेसिक जानकारी है वहाँ प्रदान की गई है। इसलिए जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखें और जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए और ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। भारत, आकार और स्थिति, ये भूगोल का पहला चैप्टर है जो 9th क्लास का है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठें और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको नोट करते चलें। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी पिछले वर्षों से जो है भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है बहुत अधिक उन्नति की है, उसका चहुमुखी विकास हुआ है। कृषि हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आप देख भी सकते हैं भारत आज वैश्विक शक्ति बनने की कगार पर है। अब इसको जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो भारत है उसकी जो चूँकि पाठ का नाम है आकार और स्थिति, तो भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है, वैश्विक मानचित्र में भारत कहाँ पर स्थित है। तो इस बात की जानकारी सभी बच्चों को होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज है भारत के बारे में। जो भी भारतवासी हैं उनके लिए ये नॉलेज बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो स्थिति के बारे में देखते हैं। तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक विस्तृत है। और जो कर्क रेखा है वो इसके मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। आइए इसको हम स्पष्ट रूप से मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये मानचित्र है और जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य भाग से गुजरी है। कहाँ से गुजरी है? मध्य भाग से गुजरी है। ये जो रेखा है, ये वाली, ये जो रेखा गुजरी है ये भारत के मध्य भाग से गुजरी है और ये भारत को 2 भागों में बांट देती है। भारत को 2 भागों में बांट देती है। आई होप आप समझ गए होंगे। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार से ज्ञात करें। तो इसके बारे में और डिटेल दी गई है, इसको भी जानते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया।
तो ये तो भारत की स्थिति हो गई। अब इस भारत की स्थिति को हम वैश्विक मानचित्र में देखते हैं, जैसा कि बताया गया है, और इसका नॉलेज जो है ज्ञान सभी बच्चों को होना चाहिए। ये वैश्विक मानचित्र है, ग्लोब है। इसमें जो है ये बताया गया है, देखिए पृथ्वी का नमूना होता है। ग्लोब क्या होता है बच्चों? पृथ्वी का नमूना होता है, और इस पर जो है इस ग्लोब को या पृथ्वी के नमूने को जो है एक रेखा होती है जो दो भागों में बांटती है। ये जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, मध्य भाग से गुजरती है, इसीलिए ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पर नहीं है, ये वाली रेखा है, ये 0 डिग्री, ये वाली रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अब चूंकि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो इसलिए इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। क्या नाम हो गया बच्चों? भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब यह 0 डिग्री पर है, इसलिए इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? विषुवत रेखा। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम अपने पाठ को कंटिन्यू करेंगे। विषुवत रेखा, तो इसके दो नाम हैं। जो रेखा पृथ्वी को मध्य भाग से बांटती है, इसलिए उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का पर्यायवाची भू होता है इसलिए, और बीच से काटती है इसलिए इसको मध्य कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। और इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा, और इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। यहाँ पर मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो इस रेखा के ऊपरी भाग को हम, इस वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो नीचे वाला भाग है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है, ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए ये भारत स्थित है, यहाँ पर स्थित है, और ये भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के किस ओर स्थित है, ये भी प्रश्न बनता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। देखो यहाँ से एक रेखा और गुजरी है, ये वाली, इसको देशांतर रेखा कहते हैं, 180 डिग्री की होती है, और इसके पूर्वी भाग में जो है भारत स्थित है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब इसी भूमध्य रेखा के, ये जो भूमध्य रेखा है ये वाली, इसी के जो है ऊपर एक 23.5 डिग्री की रेखा होती है। 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री की रेखा होती है, यहाँ पर बनी नहीं है और हम बना दे रहे हैं। ये 23.5 डिग्री की एक रेखा होती है, जिसको जो उत्तरी गोलार्ध में होती है। 23.5 डिग्री की दो रेखाएं होती हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में होती है और एक दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ठीक है। एक दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में होती है उसका नाम होता है कर्क रेखा, उसका नाम होता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसका मान क्या होता है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। साढ़े 23 डिग्री होता है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। जो भारत को मध्य भाग से, जो भारत के मध्य भाग से गुजरती है, अर्थात भारत के बीचों बीच भाग से गुजरती है, जो भारत को दो भागों में बांट देती है। तो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में यह बनता है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उस रेखा का नाम क्या है? तो उस रेखा का नाम है बच्चों कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, मध्य भाग से गुजरती है। अब ये प्रश्न उठता है, भारत के मध्य भाग से गुजरती है, लेकिन वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कि भूमध्य कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भी प्रश्न बनता है। इस प्रश्न का उत्तर हम आगे देंगे। तो अब जो ये रेखा है पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिलती है, ये वाली पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची जाती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और यहाँ पर एक होता है ध्रुव, ठीक है, दोनों ओर होता है। एक उत्तर में होता है जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और एक दक्षिण में होता है जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को, ये रेखा है, इन दोनों ध्रुवों को
इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को, एक यहाँ पर ध्रुव होता है, एक यहाँ पर होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है इसलिए इसका नाम उत्तरी ध्रुव हो जाता है, और ये दक्षिण में होता है इसलिए इसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है, जो रेखा तुम्हें उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई दे रही हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनका क्या नाम है? इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। सही बच्चों को समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कमेंट करते रहें, ताकि आपको भली बात समझ में आ जाए और किसी प्रकार का जो है ज्ञान अधूरा ना रहे। और इसी भांति जो है एक ये दक्षिण में रेखा होती है, उत्तरी विषुवत रेखा के दक्षिण में, उसको हम मकर रेखा कहते हैं। इसका मान भी 23.5 डिग्री होता है। तो विषुवत रेखा के एक 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है और विषुवत रेखा के दक्षिण में एक 23.5 डिग्री की रेखा मकर रेखा होती है। इन दोनों का मान 23.5 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों? अब जो अगला पॉइंट है हमारा, उस पर डिस्कस करते हैं। आकार, ये तो स्थित हो गई। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसकी देशांतर और अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन कर लिया है। अब आते हैं इसके आकार के बारे में बात करते हैं। जो इसका आकार है, ठीक है, जो इसका आकार है, तो भारत का जो आकार है, भारत का जो आकार है क्या है? देखिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल है, जितने में भारत ये है, भारत के अंदर का एरिया जो है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर को पूरा अगर इसका मान हम ज्ञात करना चाहें तो पूरा मान भी ज्ञात होना चाहिए हमें, क्योंकि परीक्षा में किसी भी दृष्टिकोण से जो है पूछा जा सकता है प्रश्न। तो जो इसका पूरा मान है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों? तो क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। कितना है? 2.4% है। जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्रफल जो है भारत का है। इस पॉइंट को सही बच्चे नोट करें। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है किताब में, कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कि भारत, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है, तो अब ये प्रश्न उठता है, भारत से जो बड़े राज्य हैं वो जो भारत से बड़े देश हैं उनके क्या नाम है? वे कौन कौन से देश हैं? जिन बच्चों को मालूम है वो बच्चे कमेंट करें। तो भारत से जो बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनके नाम जिन बच्चों को याद है वो कमेंट करें, और नहीं याद है तो हम बताएंगे अभी। तो भारत से 6 देश बड़े हैं, क्योंकि भारत का 7वां स्थान है। तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है? सबसे नंबर 1 पर जो है, फर्स्ट नंबर पर रूस आता है। क्या आता है बच्चों? रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सॉरी बच्चों, तभी देश में कुछ ठीक नहीं है। तो पहला देश है रूस, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विशाल देश है। और दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कनाडा आता है, कनाडा आता है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पर जो है चीन आता है। चीन है, अमेरिका है, ठीक है, अभी इनका हम सीक्वेंस देखेंगे। अमेरिका है, ब्राजील है,
पहले देशों के नाम ध्यान रखो, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये देश जो है भारत से बड़े हैं। आइए देखते हैं इसी पॉइंट को पहले कि भारत से कौन कौन से देश बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के माध्यम से हम शीघ्र समझ सकते हैं। देखिए, पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? रूस है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल यहाँ पर वर्ग किलो प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिया गया है। ये कनाडा है जिसका 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर। अमेरिका है तीसरे नंबर पे, चौथे पे चीन है, 5वें ब्राज़ील है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे भारत है और 8वें पे अर्जेंटीना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला दूसरा नंबर किसका है, तीसरा नंबर किसका, चौथा नंबर किसका और भारत का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान आपको याद होने चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट करते रहें। अब देखिए, तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे पहले 6 देश कौन से हैं उनके नाम हमने जान लिए हैं। अब भारत की जो स्थलीय सीमा लगभग जो है, भारत की जो स्थलीय सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को शामिल कर लेने पर इसकी जो लंबाई है, तट रेखा की लंबाई है वह 7,516.6 किलोमीटर और केवल समुद्री तट की रेखा की लंबाई कितनी है बच्चों? 6,100 मीटर। 6,100 मीटर है। जो भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। और अगर उसमें हम द्वीपों को सम्मिलित कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को, तो हमारी ये रेखा की लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को इस भी सभी बच्चे नोट करें। ये क्या है? भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है और इसमें अगर द्वीपों को शामिल करें तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। अगला है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। क्या है? नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम बलित पर्वत का नाम क्या है बच्चों? हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ता जाता है इस उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। और जैसे जैसे ये हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो इसका जो वो है सकरा होता है, पतला होता चला जाता है, संकीर्ण होता चला जाता है। और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यानी भारत के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर क्या है बच्चों? अरब सागर है और पूर्व में क्या है? बंगाली खाड़ी है। ठीक है, और चित्र 1.3 में दिखाया गया कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार का अथवा अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है। तो आइए इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना मानचित्र के हम भूगोल को नहीं पढ़ सकते हैं, बड़ी बात समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र दिया गया है, ये इसी मानचित्र को ले लेते हैं। देखिए, तो अभी यहाँ पर बताया गया है जो भारत है इसके पश्चिम में क्या है? ये भारत है, इसके पश्चिम में क्या है बच्चों? इसके पश्चिम में अरब सागर है। क्या बच्चों? अरब सागर है, जिसका जिक्र अभी किया है। और इसके पूर्व में क्या है? ये पूर्व है। अब देखिए बच्चों, मानचित्र जब देखा जाता है तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये वाला, ये ऊपर का हिस्सा होता है, ये हमेशा जो है उत्तर होता है। इसको हमेशा उत्तर दिशा
से इंडिकेट करते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे दक्षिण दिशा से इंडिकेट करते हैं, और जो ये वाला भाग होता है इधर का, इसको हम पूर्व दिशा मानते हैं, और ये वाली पश्चिम दिशा मानते हैं। इसलिए जब भी मानचित्र देखा जाता है, चाहे आप किसी भी दिशा में रख के देखें, ऊपर का हिस्सा हमेशा उत्तर की ओर होगा, नीचे का दक्षिण की ओर, और इधर पूर्व का और इधर पश्चिम का होगा। तो जैसा कि मेंशन किया गया है किताब में कि इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाली खाड़ी है, दोनों स्थित है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। और इसके दक्षिण में, भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर स्थित है, क्योंकि इस भारत के नाम पर ही सागर का नाम क्या पड़ा है, हिंद महासागर। क्योंकि भारत के कई नाम है, आर्यवर्त है, हिंदुस्तान है, हिंद है। ठीक है, तो भारत के नाम से ही जो है, जो भारत का प्राचीन नाम है हिंद, उसी के नाम से इस सागर का नाम हिंद महासागर पड़ गया है। और यहीं पर देखो ये लक्षद्वीप दिए गए हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिए गए हैं। और जो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय भाग की लंबाई है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कहाँ से हम जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, ये यहाँ से, ये जो नीचे नीचे यहाँ पर है, ये मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है, जो कहाँ तक जाती है, जो जाती है गुजरात तक, जो जाती है ये यहाँ तक, यहाँ तक। इसकी लंबाई कितनी है, 6100 मीटर। अब इसमें अगर इन द्वीपों को भी जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 7516.6 किलोमीटर। इस बात को विशेष ध्यान रखना सही बच्चे। हाँ, देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि जो भारत में जो गुजरात राज्य है और अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इनके जो स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। एक ही देश में 2 राज्यों में इनके स्थानीय समय में जो है 2 घंटे का अंतर होता है। अतः इस अंतराल को समाप्त करने के लिए एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है 42.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जो को भारत की मानक यमोत्तर रेखा माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश का प्रभाव है, जो रेखा ऐसे बड़ी बड़ी खींची जाती है पूर्व से पश्चिम को मिलाती हुई, इनका प्रभाव जो है दिन रात पर पड़ता है। अब देखिए अगला पॉइंट, भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो भारतीय भूखंड है यानी भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है उसके मध्य में स्थित है, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, और दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया और अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। अतः भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर ही रख दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया बच्चों, हिंद महासागर। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही बच्चे नोट कर लें। देखा, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी 7000 किलोमीटर वो कम हो गई। वैसे 7000 किलोमीटर चारों ओर से घूम कर आना पड़ता था, तब हम भारत से यूरोप के अन्य देशों में जा सकते थे या यूरोप के लोग भारत में आ सकते थे। अब जैसे ही सुएज नहर का निर्माण 1869 में हो गया, वैसे ही 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ये जो है व्यापारियों के लिए और सांस्कृतिक राजनीतिक आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि भारत
की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है बच्चों? या पूर्व उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है बच्चों? 3,214 किलोमीटर। ये बच्चों ध्यान रखना, भारत की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर, जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश तक है। आई होप आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। जो कि भारत एक प्राचीन देश है, विशालतम देश है, और इसका संबंध प्राचीन काल से विभिन्न देशों से रहा है। परंतु यह संबंध सामुद्रिक मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी उसमें जो है समुद्री जलमार्गों से इतना संपर्क नहीं था जितने भूभागों से था। मतलब जो जहाँ स्थल मार्ग था, स्थल मार्ग के द्वारा जो है भारत विभिन्न देशों से जुड़ा हुआ था। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, जानकारी नहीं थी। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। ठीक है, वस्तुओं और विचारों का, ठीक है, आदान प्रदान होता रहता है। तो भारत का पश्चिम मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। तो भारत के जो पूर्व पश्चिम जो चारों यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनके साथ भारत का संबंध बहुत घनिष्ठ रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आज संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे हैं। और यहीं से इसी के माध्यम से पहुँचे हैं। जल मार्गों के, स्थल मार्गों के द्वारा जो भी व्यापार होता था, आवागमन के द्वारा जो विदेशी भारतीय लोग बाहर जाते थे, दूसरे देशों में जाते थे, दूसरे लोग के देश हमारे यहाँ आते थे, इससे विचारों का आदान प्रदान होता था, भाषा का आदान प्रदान होता था, संस्कृति का आदान प्रदान होता, इसी के माध्यम से जो ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा था। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। यानी जो हमारे देश में गुम्बद बने हुए, मीनारें बनी हैं, ये जो है उन देशों से आए हैं जहाँ हमने संपर्क स्थापित किया, व्यापार किया था। अब ये मेन पॉइंट अब एक और आता है यहाँ पर कि भारत के पड़ोसी देश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में जो है हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, उनसे जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न तो जैसे देखने में आसान लगता है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, लेकिन जैसे परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रश्न पूछने का तरीका जो अलग होता है, जिससे विद्यार्थी और परीक्षार्थी जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत का दक्षिणतम एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो एशिया है उसका, भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो उसमें जो है भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि बताया गया चित्र 1.5 में दर्शाया गया, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, भारत में कौन कौन से 28 राज्य हैं। ठीक है, इससे पहले भारत में 29 राज्य थे, जिसमें जम्मू कश्मीर का विलय हो जाने के पश्चात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए और जम्मू कश्मीर का जो है विलय हो गया, जिसके कारण जो है अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए कौन कौन से राज्य, इनको पहले देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। सही उच्च है, ध्यान से देखें कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है।
आइए देखिए, ये लद्दाख, लद्दाख क्या है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए यहाँ पर, 3 हो गए। और यहीं पर जो है चंडीगढ़ है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, चंडीगढ़ भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो 4 हो गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये राज्य है। ठीक है बच्चों, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, इसकी जानकारी आप लोगों को भली बात होनी चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो है, जो हाई स्कूल की परीक्षा होती है, उसमें मानचित्र से संबंधित 5 इतिहास और 5 भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जबकि आपको राजनीतिक मानचित्र अच्छी तरह से आता होगा। देखिए, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये दीव और दमन दीव, नागरा और दादरा हवेली, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। और यहाँ देखिए असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और यहाँ केरल है और तमिलनाडु है। ठीक है, ये पुदुचेरी क्या है, ये है केंद्र शासित प्रदेश। और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पर एक और राज्य है सिक्किम, ये यहाँ पर सिक्किम है। ठीक है, इस तरह से कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात हो रही है भारत के पड़ोसी राज्यों की। तो भारत के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, आइए इसी मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मानचित्र से समझेंगे तो हमें भली भांति समझ में आ जाएगा, यह भी पता चल जाएगा किस दिशा में स्थित है भारत के। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आइए देखते हैं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखो, पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि भारत से अलग हुआ है 1947 में। फिर है अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद ये चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और यहाँ देखिए, और म्यांमार, जिसको बर्मा प्राचीन नाम है, बर्मा कहते हैं। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए हैं। ठीक है, कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। ये स्थल से जुड़े हुए हैं, क्या है, ये स्थल से जुड़े हुए 7 पड़ोसी देश हैं। अब एक हमारा एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है पड़ोसी देश, वो कौन सा है, उसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगले पार्ट जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितना पढ़ाया जा चुका है उतना नोट कर लें सही बच्चे। अगर कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपका जवाब जरूर मिलेगा आपको। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। सेशन कैसा लगा है इसकी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।